चलो यार अपन लोग फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंडिया 116 which talks about test your knowledge question। तो देखो यार, फर्स्ट क्वेश्चन है, अ लेसी एंटर्स इनटू अ 10-year कॉन्ट्रैक्ट विद अ लेसर। 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा है लेसर के साथ टू ट्रांसपोर्ट क्या करने के लिए, क्या ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ गुड्स को। लेसर रेल वेगन्स यूज करता है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन की, उस पर लार्ज पूल ऑफ सिमिलर रेल वेगन्स है। इट कैन बी यूज टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो रेल वेगन्स है इंजन से आर स्टोर होते हैं लेसर की प्रेमाइसिस पे when they are not being used to transport goods, right? मतलब बेसिकली लेसर के प्रेमाइसिस पे रहते हैं वो जब उसका उनका ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज नहीं होता। ये कह रहे हैं कॉस्ट जो एसोसिएटेड सब्स्टिट्यूटिंग द रेल वेगन्स आर मिनिमल फॉर लेसर। मतलब बेसिकली वो क्या है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है कि इसके लिए कॉस्ट क्या है, एकदम मिनिमल है। बच्चों वाली बात। क्या लेसर का सब्सटेंसिव राइट है, क्या अरेंजमेंट लीज कंटेन करता है। चलो आइए आंसर पढ़ते हैं। इन दिस केस द रेल वेगन्स आर स्टोर्ड लेसर प्रीमिसेस and is a large pool of similar rail wagons and substitution cost to be incurred are minimal. Thus the lessor has practical ability to substitute the asset. Yes, if at any point the same becomes economically beneficial for the lessor to substitute the vacants, he can do so कर सकता है, and hence the lessor substitution rights are substantive. and इसलिए arrangement lease नहीं है, एक आपका सेल्स एग्रीमेंट या मान लो अरेंजमेंट है उस टाइप का। तो ये हमने क्वेश्चन पहले भी करा हुआ। देखो कॉन्सेप्ट इसका कुछ नहीं था, यही था कि क्या लेसर के पास सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट है कि नहीं है। तो आंसर हमारा कंक्लूजन ये निकल गया कि इसमें यस है, क्योंकि वो जो रेल वेगन्स हैं वो लेसर की, पहली बात तो लेसर ही स्टोर करके रख रहे हैं उन्हें। दूसरा, उसके पास सिमिलर रेल वेगन्स है, उसका लार्ज क्या है कलेक्शन है। और सब्स्टिट्यूशन कॉस्ट मतलब एक हटा के दूसरे लाने की जो कॉस्ट है उसके पास बहुत ज़्यादा उसकी कॉस्ट कम है, तो मतलब वो हटा सकता है, फिर एक्सक्लूसिवली राइट है। तो कहीं ना कहीं अरेंजमेंट नहीं है कि लेसर पर सारे सब्सटेंशियली क्या है, इकोनॉमिकली बेनिफिट्स हैं। दैट्स व्हाई इट्स नॉट एन लीज, राइट? दिस इज जस्ट, आई थिंक इट इज इजी एंड बेस्ड ऑन प्रोविजन ओनली। Second is customer aims to enter into a 20-year contract with energy supplier S to install, operate and maintain a solar plant for M's energy supply. Customer M enter करता है 20 साल कॉन्ट्रैक्ट के लिए एनर्जी सप्लायर एस के साथ इंस्टॉल करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए एक सोलर प्लांट को, वो भी एम की एनर्जी सप्लाई के लिए। एम डिजाइन करता है सोलर प्लांट को बिफोर इट वाज कंस्ट्रक्टेड। एम जो है वो सोलर प्लांट को डिजाइन करता है कंस्ट्रक्शन से पहले, जब वो क्या है हुआ था, राइट है ना। हमने हायर कर एक्सपर्ट्स इन सोलर एनर्जी टू असिस्ट इन डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ द प्लांट एंड द इंजीनियरिंग ऑफ द इक्विपमेंट टू बी क्या है यूज होनी है। सो हमने हायर करें एक्सपर्ट सोलर एनर्जी में कि वो असिस्ट करेगा लोकेशन प्लांट की डिटरमाइन करने में और इक्विपमेंट की इंजीनियरिंग जो भी क्या है यूज होनी है। अब एम के बाद एक एक्सक्लूसिव राइट भी है कि वो रिसीव करेगा एंड द ऑब्लिगेशन भी टू टेक एनी एनर्जी प्रोड्यूस्ड, राइट। Whether it can be estimated, M has the right to control the use of identified asset. So M ने ही डिजाइन करा है before it was constructed. M ने ही एक्सपर्ट हायर करे हैं और इंजीनियरिंग प्लांट भी क्या हम ही देख रहे हैं। M के पास ही एक्सक्लूसिव राइट है। तो आई थिंक यस इन दिस क्वेश्चन देखो ये हैंस हैव द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ द एसेट। ये तो कंक्लूजन हमारा निकल गया, बट इसमें प्रोविजन तो हमें जो ज्ञान है वो तो लिखना पड़ेगा ना। ज्ञान देखते हैं क्या है इसमें। इन दिस केस द नेचर ऑफ द सोलर प्लांट इज सच दैट द ऑल द डिसीजंस अबाउट हाउ एंड किस पर्पस के लिए एसेट यूज्ड आर प्री डिटरमाइंड बिकॉज द टाइप ऑफ आउटपुट, द टाइप ऑफ एनर्जी एंड प्रोडक्शन लोकेशन आर प्री डिटरमाइंड इन द एग्रीमेंट एंड व्हेन, वेदर एंड हाउ मच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड वो इन्फ्लुएंस होती है बाय सनलाइट एंड द डिजाइन ऑफ द सोलर प्लांट से। ये हमने ज्ञान दे दिया बिकॉज हमने डिजाइन करा सोलर प्लांट को एंड देयर बाय वही प्री डिटरमाइन करता है कोई भी डिसीजन अबाउट हाउ एंड किस पर्पस के लिए इट इज यूज होना चाहिए। सो एम कंसिडर करा गया कि इसको राइट है टू डायरेक्ट करने के लिए इसका यूज को। ऑल्दो रेगुलर मेंटेनेंस सोलर प्लांट की हो सकता है हमें इंक्रीज करते एफिशिएंसी सोलर पैनल्स की, इट डजंट गिव द सप्लायर टू डायरेक्ट हाउ and for what purpose the solar plant is used, and hence HAM has the right to control the use of assets, right?
आई थिंक दिस इज आल्सो इजी बेस्ड ऑन प्रोविजन है। थर्ड करते हैं, कस्टमर एम एंटर्स इनटू अ 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी या शिप ओनर फॉर द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड शिप। मैं 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ एक आइडेंटिफाइड शिप को यूज करने के लिए। कस्टमर डिसाइड करता है वेदर एंड व्हाट कार्गो विल बी, कौन सा कब किस पोर्ट पे चीज़ें ट्रांसपोर्ट होंगी, किस पोर्ट पे ट्रांसफर होंगी कार्गो में थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज, सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कॉन्ट्रैक्ट में। These restrictions prevent the company from sailing the ship into the water at a high risk of piracy or carrying explosive material. The company operates and maintains the ship and is also safe passage right. तो ये दिस एग्रीमेंट कंटेन करती है लीज को यूज करके कि भाई देखो अब कुछ रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी ना, सब ज़्यादा भाई उसको अपनी शिप को बचाना डैमेज होने से, तो कुछ तो वो तो बनता है यार, वो तो प्रिवेंटिव राइट्स हैं, ठीक है। बट मेजर राइट्स मेरे को दिख रहे हैं, इकोनॉमिक सब्सटेंसिव जो राइट्स हैं वो कस्टमर के पास ही है, इसलिए यस कस्टमर का राइट है डायरेक्ट करने का, एंड किस पर्पज से शिप यूज हुई है उस पर डायरेक्ट हमें दिख रहा है इसमें। और लीज क्या है, अरेंजमेंट कंटेन लीज भी है। The customer has the right to direct the use of the ship because the contractual restrictions are merely protective rights, as I mentioned, that protect the company's investment in the ship and its personal right. In the scope of its right of use, the customer determine करता है how and किस purpose के लिए ship use करी जाएगी throughout the 10-year period, because it decides whether and where and when the ship sails, as well as the cargo that it will transport. The customer has the right to change the direction throughout the period of use. एंड हम कॉन्ट्रैक्ट क्या कंटेन करता है, लीज, राइट। सो आई थिंक दिस इज इजी, दिस इज आल्सो इजी। और देखते हैं, अ लेसी एंटर्स इनटू अ 10-year लीज कॉन्ट्रैक्ट विद अ लेसर टू यूज इक्विपमेंट। एक लेसी 10 साल की लीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है लेसर के साथ कि वो क्या इक्विपमेंट यूज कर सके। द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स मेंटेनेंस सर्विसेज एज प्रोवाइडेड बाय द लेसर। द लेसर ऑब्टेन्स इट्स ओन इंश्योरेंस फॉर द इक्विपमेंट। एनुअल पेमेंट मेरे को दे दी 10,000 रुपये की, 1,000 रुपये मेंटेनेंस की है, 500 रुपये इंश्योरेंस कॉस्ट की है इसमें, ठीक है, मतलब 8,500 रुपये लगभग उसकी है। लेसी इज एबल टू डिटरमाइन दैट सिमिलर मेंटेनेंस सर्विसेज एंड इंश्योरेंस कॉस्ट आर ऑफर्ड बाय थर्ड पार्टीज, 2,000 रुपये की एंड 500 रुपये की आई है रिस्पेक्टिवली। लेसी इज अनेबल टू फाइंड एन ऑब्जर्वेबल स्टैंडअलोन रेंटल अमाउंट फॉर सिमिलर इक्विपमेंट बिकॉज नन इज लीज विदाउट रिलेटेड मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइडेड बाय लेसर, राइट। सो यार वो ना अब एक सिंगल स्टैंडर्ड अमाउंट रेंटल अमाउंट नहीं ढूंढ पा रहा है, तो मतलब उसको एक सेम लीज मतलब एक सिंगल लीज कॉम्पोनेंट कंसीडर करना पड़ेगा, जिसमें आपकी मेंटेनेंस इंश्योरेंस भी आ जाएगा कहीं ना कहीं। तो कैसे मैं एलोकेट करूंगा कंसीडरेशन लीज कॉम्पोनेंट से, तो सिंगल लीज ही रहेगी मेरी, है ना, जो सो वैसे देखते हैं। द ऑब्जर्वेबल स्टैंडअलोन प्राइस फॉर मेंटेनेंस सर्विस कितनी है, 2,000 रुपये। देयर इज नो observable standard price for the lease. For insurance for तो हमारा goods for the lessee and they will not separately तो component ही है, तो lessee allocate the lease component, तो इसमें देखते हैं 8,000 रुपये allocate करूँगा, तो मेरे को ना standalone price दे दिया observable market का maintenance का 2,000 रुपये है, तो 2,000 रुपये मैं separate कर सकता हूँ ना, इसलिए 10,000 की जो पेमेंट कर रहा हूँ 2,000 रुपये डाल दूंगा। इंश्योरेंस कॉस्ट की कोई standalone है नहीं, और इंश्योरेंस कॉस्ट कोई भी मेरी सेपरेट लीज कॉम्पोनेंट भी नहीं होती, क्योंकि उसमें क्या है, उससे ना मेरे को कोई गुड मिल रहा है कोई सर्विस मिलती, बट मेंटेनेंस कॉस्ट में कोई सर्विस मिलता है उसको मैं उसको हटा सकता हूँ। अब इसमें कोई उसने वो भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी उसने लिया है, तो ठीक है, इसमें 8,000 रुपये हम शो कर देंगे। आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू फिफ्थ, अ लेसी एंटर्स इनटू अ नॉन कैंसिलेबल लीज कॉन्ट्रैक्ट विद अ लेसर टू लीज अ बिल्डिंग। मैंने एक नॉन कैंसिलेबल लीज कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा लेसर टू लीज अ बिल्डिंग। इनिशियली जो लीज थी 5 साल की थी, एंड लेसी का ऑप्शन है कि वो एक्सटेंड कर सके लीज को बाय अनदर 5 ईयर एट द सेम रेंटल। 5 + 5 की मैं कैसे कर सकता हूँ, 5 साल को एक्सटेंड कर सकता हूँ, 5 साल का क्या ओरिजिनल पीरियड है। लीज टर्म को डिटरमाइन करने के लिए द लेसी कंसीडर करता है फॉलोइंग फैक्टर। मार्केट रेंटल फॉर अ कंपेरेबल बिल्डिंग इन द सेम एरिया आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10% ओवर द 10-year पीरियड कवर्ड बाय द लेसी। मार्केट रेंटल कंपेरेबल बिल्डिंग के सेम एरिया में वो हमें माना गया है कि 10% से बढ़ जाएंगे 10 साल के पीरियड में कवर्ड बाय द लेसी। इंसेप्शन ऑफ द लीज रेंटल आर अकॉर्डिंग विद द मार्केट करंट मार्केट रेट्स के हिसाब से मेरे को लीज रेंटल दे रखे हैं। द लेसी अटेंड्स टू स्टे इन बिजनेस इन द सेम एरिया फॉर कम से कम 20 साल तक तो रहेगा ही, मतलब वो एक्सरसाइज करेगा, आई थिंक सो। बिल्डिंग की लोकेशन है आइडियल, बेसिकली बिल्डिंग की लोकेशन के लिए आइडियल भी है, क्योंकि सप्लायर ही पास में है, कस्टमर ही पास में ही है। तो लीज टर्म क्या होनी चाहिए लीज अकाउंटिंग के हिसाब से, देखो यार लीज अकाउंटिंग के हिसाब से जो फेवरेबल सर्कमस्टेंस दिख रहे हैं वो तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आई थिंक दिस शुड बी 10 years,
है ना. So after considering all the said factors, the lessee considered a significant economic incentive. मतलब उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा ना यार 5 साल एक्सपेक्ट करने का. सप्लायर भी पास में, कस्टमर पास में है, प्लस रेट भी उसको मतलब सेम रेंटल में मिल जाएगा. तो सारी चीज़ें फैक्टर कंसिडर करते हुए हम इसमें लीज टर्म क्या मान लेंगे, 10 साल की मान लेंगे इंड एज 116 के साथ. आई थिंक दिस इज आल्सो इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है. 6. A lessee enters into a lease of a 5-year-old machine. 5 साल की ओल्ड मशीन के बेस मैंने लीज पे एंटर करा. The non-cancelable lease term is 15 year. Non-cancelable lease term क्या है मेरी 15 year है. The lessee has an option to extend a lease after the initial 15 year period for optional period of 12 months at each at market rents. Okay. 5 साल की पुरानी मशीन है, 15 साल का लीज पीरियड है, 12 महीने और एक्सटेंड कर सकता हूँ, ये लिखा हुआ है. लीज टर्म एक्सटेंड करने के लिए रिकमेंड करने के लिए lessee फॉरेन फैक्टर का कंसीडर करता है. The machine is to be used in manufacturing parts for type of plane that the lessee expected will remain popular with customer until development testing of an improved model are completed in approximately 15 years. जो मशीन है वो यूज़ करी जाएगी मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स में इसके फॉर टाइप प्लेन टाइप के लिए, फॉर टाइप ऑफ प्लेन दैट जो लेसी है वो एक्सपेक्ट करेगा वो रिमेन रहेगा पॉपुलर विद कस्टमर्स के साथ अंटिल डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग इसकी एक इम्प्रूव मॉडल की क्या है कंप्लीट हो जाए, वो भी अप्रॉक्सीमेटली या 15 साल में. So the machine is to be used in manufacturing parts of a type of plane that the lessee expected to be approximately 15 years. Okay. तो 15 साल में कंप्लीट हो जाएगा मेरा जो भी है पीरियड. The cost to install the machine in the lessee manufacturing is very significant. मशीन की इंस्टॉलेशन कॉस्ट lessee की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में वो क्या कहना है सिग्निफिकेंट है. जो नॉन कैंसिलेबल टर्म है lessee की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वो 15 साल में एंड हो जाती है. एंड लेसी वाला ऑप्शन है कि वो 12 साल के लिए और उसको क्या है रिन्यू कर सकता है. लेसी डज नॉट एक्सपेक्ट टू यूज मशीन इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर अ टाइप ऑफ विदाउट सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन. टोटल रिमेनिंग लाइफ इसी मशीन की कितनी 30 साल है. तो हमें इसमें क्या बताना है, हमें इसमें बताना है बेसिकली लीज टर्म. तो लीज टर्म यार देखो इसमें 15 साल ही रहेगी हमारी. क्यों? क्योंकि उन्होंने जो पॉइंट्स दे रखे हैं उसमें मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि यार लेसी का मूड कर ही नहीं रहा है. सारी अगेंस्ट दे रखी हैं बातें कि भाई ये नहीं है वो नहीं है. तो वो चाहता ही 15 साल का है. मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी उनकी 15 साल की है. यूनी की नॉन कैंसिलेबल टर्म में 16 साल की है या फिर 16 साल की तो चलो फिर भी एक्सटेंड करना पड़ता है उसको. कॉस्ट इंस्टॉल की भी सिग्निफिकेंट है तो और चीज़ें भी सिग्निफिकेंट है. तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन अगेंस्ट ही जा रहा है. तो हम 15 साल ही इसको काउंट करेंगे. The lessee notes the terms of offer and the optional renewal period provides no economic ना कोई इसको incentive मिल रहा है economic and installation cost का एक significant है. The lessee has no incentive to make significant modification of the machine after the initial 15-year period. The lessee does not expect to have a business purpose or using the machine after कोई business purpose नहीं रहा 15 साल के बाद. तो 15 साल का ही क्या रहेगा हमारा नॉन कैंसिलेबल पीरियड ही रहेगा. तो इसकी तो इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करने. हम पढ़ते हैं. A company leases a manufacturing facility. The lease payment depend on the number of operating hours of the manufacturing facility. एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी क्या लीज करती है, लीज पेमेंट डिपेंड करती है नंबर ऑफ ऑपरेटिंग आवर्स इसके मैन्युफैक्चरिंग क्या फैसिलिटी के. राइट. दैट इज द lessee has to pay 2000 per hour of use. The annual minimum payment of कितनी है 2 करोड़ रुपए की और एक्सपेक्टेड यूसेज पर ईयर कितनी है 20,000 घंटे की. राइट. तो 2000 पर आवर इंटू 20,000 घंटे कितना हो गया ये 3,000 तो 4 करोड़ रुपए में निकल के आ रहा है. ठीक है. तो मतलब देखो मेरे को 2 करोड़ रुपए तो देने पड़ेंगे मिनिमम एनुअल मिनिमम पेमेंट की. बट मेरी इसमें 4 करोड़ रुपए निकल के आ रही है. अगर मैं 20,000 घंटे के हिसाब से 2,000 पर घंटे के हिसाब से यह पेमेंट कर रहा हूँ. तो जो 2 करोड़ की मैं एडिशनल मेरी पेमेंट निकल के आ रही है वो मेरी वेरिएबल पेमेंट हो गई. और वो मेरी क्या है कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम लायबिलिटी मतलब बेसिकली इनिशियल मेजरमेंट में नहीं आएगी. वो ओवर द यूज़ क्या है मेरे को एक्सपेंस करनी पड़ेगी. राइट. तो ये हमने क्वेश्चन करा भी वो इलस्ट्रेशन में आप लोग भी देख सकते हो. The said lease contains in substance fixed payment of 2 crore per year which are included in the initial measurement of lease liability under Ind AS 116. However, the additional 2 crore that the company expects to pay per year are variable payments that do not depend on an index or rate and thus are not included in the initial measurement of the lease liability but are expense for yearly when the overuse क्या है occur होता है.
जब ओवर यूज़ क्या है मेरा अगर होता है, जब क्या है जैसे मेरी एक्सपेंस करी जाएंगी वो चीज़ें, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक दिस इज सुपर ईजी। मतलब बैक क्वेश्चन आर कंपेरेटिवली वेरी 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 ईजी, पर आप वही क्वेश्चन है जो इलस्ट्रेशन में थोड़े वैसे आपको लगेंगे, राइट। तो चलो फिर, ओके, थैंक यू।